आज का जो हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप का, इस टॉपिक का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है? तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब हो गया बेटा कि नाम से क्लियर करने की कोशिश करो। जैसे हर बार बताते हैं हम बेटा चैप्टर में कि जिस भी चैप्टर को आप सीखें पहले आप उसके नाम को क्लियर करें कि ये नाम बड़ा तो इस नाम के पीछे क्या कारण रहा होगा। तो कारण बेटा कुछ इस तरीके से है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा सभी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब पता है क्या होता है? बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है ये जो रेशियो होता है जिसमें ये प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, रेशियो, इसका मतलब होता है बेटा कि जो भी पार्टनर साल के दौरान अर्न करेंगे या फिर लॉस इनकर्ड करेंगे, उस लॉस या फिर प्रॉफिट को किस हिस्से में किस हिस्सेदारी में बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? प्रॉफिट या फिर लॉस को शेयर करने वाला रेशियो बोल देते हैं। और बेटा रेशियो के बाद आगे बढ़ते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमको पता चल गया कि एक पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट अर्न करती है या कोई लॉस इनकर्ड करती है, उस प्रॉफिट और लॉस को जिस तरीके से बांटा जाता है उस तरीके को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला जाता है। ये क्वेश्चन वाले ये बुक में गिवन होगा, जब आप क्वेश्चन करोगे आप पेपर करोगे तो उसमें रेशियो गिवन होगा, और जब कोई रेशियो नहीं होता तो हम इक्वल रेशियो मान लेते हैं, मतलब इक्वल पार्टनर मानते हैं सभी को। फिर लिखा हुआ है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेंगे अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब है कि जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को चला रहे थे पहले से, आगे भी वही चलाते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उनके बीच में तो कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ना तो कोई पार्टनर आएगा ना ही कोई पार्टनर जाएगा, पार्टनर जो थे वही रहेंगे, पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर ही रहेंगे, लेकिन उनका रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर 1 अप्रैल 2021 की हम बात करें तो इससे पहले पार्टनर थे ए, बी और सी, और इसके बाद जो पार्टनर रहेंगे वो भी रहेंगे ए, बी और सी। तो पार्टनर्स तो बदलने वाले नहीं है। 1 तारीख की अगर हम बात करें, मान के चलो कि 1 अप्रैल 2021 है, इससे पहले पार्टनरशिप जो चल रही थी उसमें भी 3 पार्टनर थे, इसके बाद जो पार्टनरशिप चलेगी उसमें भी 3 पार्टनर हैं, लेकिन बेटा रेशियो बदल जाएंगे। रेशियो को क्या कर लिया जाएगा? चेंज। अगर पहले रेशियो 3:2:1 था तो फ्यूचर में रेशियो बेटा मान लीजिए इक्वल हो जाएगा, ये हम मान रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टनर पहले भी वही हुआ करते थे जो आगे भी रहेंगे, लेकिन अंतर इतना होगा कि 1 अप्रैल के बाद जो फ्यूचर में आगे होने वाली पार्टनरशिप है उसके रेशियो चेंज हो जाएगा, और रेशियो बदल के कितना हो जाएगा बेटा? 1:1:1 हो जाएगा। अब बात यह आती है कि अगर रेशियो बदलना है तो रेशियो तो बदल गए, 3:2:1 से 1:1:1 हो गए। तो क्या इस इतने से टॉपिक के ऊपर क्या पूरा एक चैप्टर बना देना सही बात है कि एक रेशियो बदल दिया तो अब आने वाले सर पहले प्रॉफिट जो हुआ करता था या लॉस हुआ करता था तो 3:2:1 में बढ़ जाया करता था, आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको 1:1:1 में बांट लेंगे, तो मतलब अगले साल से प्रॉफिट होगा तो उसको इक्वल बांटना शुरू कर देंगे। तो क्या इसके ऊपर चैप्टर बना देना ठीक बात है? मैंने कहा बेटा इस चीज को ही समझने के लिए हम आपके सामने वीडियो लेकर आए, यही चीज समझाने के लिए आपकी बुक में ये चैप्टर बना हुआ है, और यही चीज समझाने के लिए और भी आप जो स्कूल जाते हो ये सब मतलब ऐसे ही चैप्टर्स बनते हैं, तो उन चैप्टर के अंदर जो एक्चुअल में क्या सीखना होता है वही आपको बताने के लिए हम वीडियो लाते हैं। स्कूल में पढ़ते हो, ट्यूशंस में पढ़ते हो, और भी जगह जगह बुक्स में सब बातें ये लिखी होती हैं। हाँ जी, तो हम बता रहे थे बेटा कि सिर्फ एक रेशियो बदल लेने से, पार्टनर ने बैठ के सिर्फ ये बोल दिया आपस में तीनों ने मिलके कि हम रेशियो बदल लेंगे, और इस रेशियो को बदलने के चक्कर में बेटा क्या बन गया? एक पूरा चैप्टर बना दिया गया। अब आप समझने की कोशिश करोगे इसको, उससे पहले बेटा हम एक इंपॉर्टेंट टर्म की बात बताते हैं। उस टर्म का नाम होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। टर्म का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन, और बोल दिया जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? जब रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आएगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब का मतलब होगा कि जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएंगे। जो पार्टनर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे आज की तारीख से पहले, आज की डेट के बाद आने वाली तारीख में, आने वाले फ्यूचर में जब उनकी अकाउंटिंग हुआ करेगी तो उनके रेशियो वो नहीं रहेंगे जो पहले हुआ करते थे। उसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जहां पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर जो रिलेशन हुआ करते थे उनमें क्या हो जाएगा? चेंजेस आ जाएगा। और इसी चेंजेस के लिए हमने क्या पढ़ना शुरू कर दिया है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब देख लो बेटा, जो रेशियो 3:2:1 पहले हुआ करता था अब फ्यूचर में वो 3:2:1 नहीं है, और जब 3:2:1 नहीं है तो इस वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। अगर मैं और नाम लूं बेटा, अगर मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दूं अभी, तो अगर आप बोलो एडमिशन,
अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या बेटा एडमिशन का मतलब क्या होता है, तो एडमिशन का मतलब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लिख देते हैं यहाँ पे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी हम किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर को लाके एडमिट करते हैं, जब भी हम किसी पार्टनर को अपने साथ एक एडिशनल मतलब एक नए पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप में हिस्सेदारी देते हैं, उसका मतलब होता है कि एक पार्टनर का एडमिशन हो गया। अब आप बताओ बेटा, एडमिशन होने के बाद क्या जो जैसे पहले प्रॉफिट बटा करता था क्या वैसे बट पाएगा? जितनी हिस्सेदारी पहले किसी पार्टनर की हुआ करती थी क्या वो सेम रह पाएगी? नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मान लो 3 पार्टनर थे और फ्यूचर में ये एक नया पार्टनर अपने साथ ले आए, पार्टनर का नाम रख दे डी, पहले 3 हुआ करते थे, अब 4 हुआ करते थे, तो बेटा बताओ अगर 100 रुपए का प्रॉफिट पहले 3 लोगों में बटता था तो फ्यूचर में वो 100 रुपीज ही कितने लोगों में बांटने पड़ेंगे? कितने पार्टनर में? 4 पार्टनर्स में। तो बेटा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सबको बराबर बराबर मिल जाए, किसी एक का तो प्रॉफिट कम होगा ही होगा। अगर सबका भी नहीं होगा तो किसी एक पार्टनर का तो रेशो बदलेगा, और एक का रेशो बदलते के साथ ही हम कह देंगे कि पार्टनर का रेशो बदल गया, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो एडमिशन बोल दो, रिटायरमेंट बोल लो, डेथ बोल लो, अमलगमेशन बोल लो, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर बोल लो, सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। मतलब सब में ही एक बेसिक टर्म काम करती है, जिस टर्म का नाम होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे। बात यह थी कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब रेशो का बदलना होता है तो सिर्फ रेशो बदल जाने से क्या पूरा चैप्टर बना देना सही बात है? तो उसके बारे में ही खोज करने निकले हैं बेटा, और अगर ये हमें फाइंड हो गया तो फिर तो सारी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमें किस तरीके से इस चैप्टर को बनाना पड़ा। तो बेटा हम आपसे एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करते हैं। चीजों को बेटा सिर्फ समझ लो, अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और समझ में नहीं आया तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो ट्राई करेंगे समझने की कि इस चैप्टर के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कि सिर्फ रेशो बदले, और सिर्फ रेशो को बदल जाने की वजह से पूरा चैप्टर क्यों बना दिया गया। ए बी सी 3 पार्टनर हैं और इन तीनों की ये बैलेंस शीट है। बेटा ये बैलेंस शीट कब तक की है? ये 1 अप्रैल 2021 से पिछले साल, मतलब 31 मार्च लास्ट डेट पे जो इन्होंने जो बैलेंस शीट बनाई थी, 1 अप्रैल एक नया ईयर स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से एक दिन पहले जो इनकी बैलेंस शीट बनी, उस बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल लिखी हुई है तीनों पार्टनर की, हाइपोथेटिकल फिगर है, उसमें हमने इनके क्रेडिटर्स लिख दिए, जर्नल रिजर्व लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, तो हमने ये सारे बैलेंसेस लिख दिए। अब एसेट साइड आते हो बेटा, तो मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, जो कि बेटा एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लॉस होता है जिसको रिटर्न ऑफ किया जाता है, और बैंक बैलेंस है। ठीक है बेटा। अब आप अगर देखो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बेटा बैलेंस शीट होती है वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड होती है, मतलब जो बैलेंस शीट का बैलेंस होता है वो साल दर साल बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। मतलब ये जो कैपिटल है ये अगले साल भी कैपिटल सेम लिखी जाएगी, बस इसमें इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है कुछ। क्रेडिटर भी आगे लिखे जाएंगे, क्रेडिटर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगर पे वगैरह नहीं हुए। रिजर्व बना रखा है, प्रॉफिट ये जोड़ रखा है फ्यूचर के लिए, प्रॉफिट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, मशीन है, स्टॉक है, सब बेटा आगे कंटिन्यू होती रहेंगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा रेशो बदल गए, पार्टनरशिप फर्म के क्या हो जाते हैं? रेशो बदल जाते हैं, और 1 अप्रैल 2021 से उनका रेशो कितना हो जाएगा? 1:1:1 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या रेशो बदलने की वजह से अगर हम इस बैलेंस शीट को एज इट इज अगले साल भी लिख लेंगे, तो आप मुझे बताओ ये जो जर्नल रिजर्व मैंने बनाया हुआ था, जो 30,000 रुपए मैंने 30,000 रुपीज जर्नल रिजर्व में जोड़े थे, वो मैंने जब यहां पे अमाउंट इकट्ठा किया था तो ये तीनों पार्टनर के प्रॉफिट में से काट के क्रिएट किया होगा। आप मुझे बताओ जो प्रॉफिट होता है उसमें से रिजर्व बनता है, और प्रॉफिट किसका होता है? पार्टनर्स का। अब अगर पार्टनर को मिलने वाले प्रॉफिट में से ही मैंने रिजर्व बना दिया तो मतलब उस रिजर्व को बनाने में इन तीनों पार्टनर का योगदान रहा होगा। इन तीनों ही पार्टनर ने जब उस रिजर्व को बनाने में पार्टिसिपेट किया होगा तो इन तीनों ही पार्टनर का पैसा इसमें रखा हुआ है। तो बताओ बेटा जब इनसे रिजर्व बनाया जा रहा होगा तो 3:2:1 में पैसे लेके रिजर्व क्रिएट कर दिया गया होगा। जो प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुआ, ये जो 60,000 का आपको प्रॉफिट नजर आ रहा होगा, ये प्रॉफिट भी वो प्रॉफिट है अगर बट जाता तो इस 60,000 रुपए में ए बी सी का हिस्सा 3:2:1 में होता। आप कहोगे भैया इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? बेटा क्योंकि 1 अप्रैल 2021 के बाद 1:1:1 होगा रेशो, इससे पहले तो कोई 1:1 का जिक्र ही नहीं है। पार्टनरशिप तो 3:2:1 में चलती थी और ऐसी चलती रहेगी आगे भी। अगर रेशो ना बदले तो ये तो इसी में कंटिन्यू होती और इसी में पैसा लगा हुआ होता। उसी की तरह अगर बेटा बात करें तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है? ये पुराना लॉस है, और ये लॉस भी पार्टनर ने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रखा क्योंकि आराम आराम से रिटर्न ऑफ होता है, तो ये भी वो अमाउंट है जो पार्टनर्स के बीच में इसी रेशियो में बंटता।
अब आप मुझे बताओ, जब फ्यूचर में रेशियो 1:1 हो जाएगा तो इन फ्यूचर जब भी ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अगर मैं फ्यूचर में रिजर्व लेके चला जाऊं तो रिजर्व किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फ्यूचर में? 1:1:1, क्योंकि बेटा फ्यूचर में तो रेशियो चेंज हो गया होगा और रेशियो क्या चल रहा होगा? 1:1:1 चल रहा होगा। अगर मैं फ्यूचर में चल के इस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये प्रॉफिट भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1:1:1। अगर मैं इस लॉस की बात करूं तो ये लॉस भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्यूचर में? 1:1:1। यहां तक कि मैं ये भी कह सकता हूं बेटा कि फ्यूचर में चल के, जैसे ये मशीन आज 50,000 रुपए की है, अगर इस मशीन को मैं चेक करके देखूं तो एक्चुअल में 50 की लिखी हुई है, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, मशीन कभी भी हम मार्केट वैल्यू पे, मतलब कोई भी एसेट हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते। हम मार्केट वैल्यू की जगह किस पे रिकॉर्ड करते रहते हैं? उसकी बुक वैल्यू को डेप्रिसिएशन घटाने के बाद लिखते चलते हैं। जैसे ये एक्चुअल मशीन मान लो मार्केट में 30,000 की रह गई है, लेकिन हमने फिर भी इसको कितने रुपए में शो किया हुआ है? 50,000 में, क्योंकि हम इसकी नेट जो मार्केट वैल्यू होती है उसको कभी भी नहीं रिकॉर्ड करते। हम हमेशा उन सिद्धांतों पे चलते हैं कि जितने की खरीदी थी उस पर हर साल बस डेप्रिसिएशन माइनस करते चलते हैं और जो भी बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू निकल कर आती है उसको लिख लेते हैं। तो बेटा ये जो मशीनरी है, स्टॉक है, फर्नीचर है, सारे बैलेंस हमने किस पे लिख रखे हैं? इनकी पुरानी वैल्यू पे लिखे हुए हैं, जबकि मार्केट में एग्जिस्टिंग टाइम में ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। और मुझे बताओ बेटा, रेशियो बदल गया तो इन फ्यूचर जब भी इस मशीन को कभी बेचना पड़ा और मशीन को बेचते वक्त अगर आपने इस पे जो भी प्रॉफिट आया तो वो किस रेशियो में बांट दोगे आप फ्यूचर में? 1:1:1। जबकि इस मशीन को खरीदा पुराने टाइम में गया था, इसमें पैसा इन्वेस्ट पुरानी रेशियो के हिसाब से हुआ था, तो इससे होने वाले प्रॉफिट भी किस रेशियो में बंटना चाहिए था? 3:2:1। मतलब भैया एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड भी झोल हो रहा है यहां। तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल हो रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि बेटा एक बैलेंस शीट अगर रेशियो बदल गए तो रेशियो बदलते ही जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ एक एक आइटम जो है उस पर क्या चला जाता है? इफेक्ट पड़ जाता है। क्योंकि अगर मैं रेशियो ही बदल दूं सिर्फ और बाकी किसी चीज पे ध्यान ना दूं तो बेटा अकाउंटिंग पूरी गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ हो जाएगी? आपको समझ में आया हो तो ठीक है, वरना एक बार फिर से ट्राई करो। आप बताओ, अगर आपने पार्टनर से 30,000 रुपए रिजर्व लिए, वो भी 3:2:1 में, तो मतलब 3:2:1 में अभी चेक करके देखते हैं बेटा। 3:2:1 में किसको बांट दो? 30,000 को। तो 3 2 5 और 1 6, 30,000 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो 5 3 15। तो बेटा देखा जाए तो ए से 15,000 रुपए लिए गए होंगे इस रिजर्व को बनाने में। अगर बी से हिस्सेदारी चेक की जाए तो बेटा यही 6 5 2 10 और सी से देखा जाए तो 5,000 रुपए। तो बेटा जब ये बैलेंस शीट में रिजर्व क्रिएट किया गया था 30,000 रुपीज का, 30,000 रुपए का रिजर्व बनाते वक्त मैंने ए से 15,000, बी से 10,000 और सी से 5,000 रुपए लिए थे। अब अगर मैं इस रिजर्व को फ्यूचर में लेके जाऊंगा तो फ्यूचर में जब इस रिजर्व की यूज नहीं होगा और इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो पार्टनर्स कहेंगे बांट दो हम तीनों के बीच में इसको इक्वल इक्वल, क्योंकि रेशियो तो तब इक्वल चल रहा होगा। तो ए को 10,000, बी को 10,000 और सी को भी कितने रुपए मिल जाएंगे? 10,000। अब आप मुझे बताओ, जब इस तरीके की सिचुएशन वहां पे क्रिएट होगी तो बताओ क्या होगा? ए कहेगा ये बहुत बढ़िया तरीका है तुम्हारा, जब पैसे लेने की बात आती है तो ले तो 15,000 रुपए लेते हो, जब वही पैसा वापस फ्यूचर में लौटाते हो, जब इस्तेमाल नहीं हो पाता तो देते 10,000 रुपए हो। वाह! मुझे बताओ बेटा, लोगों का विश्वास एक दूसरे के ऊपर से उठ जाएगा, लोगों का विश्वास अकाउंटिंग पे सट जाएगा कि ये है क्या तरीका। जब आप रिजर्व बना रहे हो तो पुराने रेशियो में बना रहे हो और उसके बाद बस न्यू रेशियो बोलते के साथ ही आप फ्यूचर में इसको न्यू रेशियो में बांटना शुरू कर दोगे। बताओ ये गलत है या नहीं है? मुझे तो लग रहा है गलत है। आप बताओ, सी से 5,000 रुपए लेके इस रिजर्व को बनाया और फ्यूचर में ये 5,000 रुपए डबल हो गए, ये क्या तरीका है ये? और मान लो बेटा क्या पता 31 मार्च को ही रिजर्व बनाया होता, अभी तो पिछले एक दिन पहले ही बनाया है और उसके बाद ये 1 महीने बाद ही उसको कहने लगे कि एक काम करो रिजर्व को वापस निकाल लो, तो अब तो फ्यूचर रेशियो 1:1:1 चल रहा होगा। तो बताओ ये कौन सी स्कीम है कि 1 महीने में 5,000 लगाओ और 5,000 के डबल ले जाओ? तो ये तो गलत तरीका हो गया ना। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बैलेंस शीट वाली चीजों को, इन चीजों को सेटल डाउन ना करवाऊं, यहां पे मशीन वगैरह की न्यू वैल्यू चेक ना करूं, लॉस को पुराने रेशियो में बांट के खत्म ना करूं और सिर्फ कह दूं कि नया रेशियो है जी, अब कुछ नहीं करना, अगले साल से जो भी प्रॉफिट होगा नए रेशियो में बांट दो, तो क्या गलती हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? क्या लोगों के साथ, कुछ पार्टनर के साथ ये अन्याय होगा या नहीं होगा? तो बेटा ये अन्याय ना हो, चीजों को सिस्टमेटिक मैनर में चलने दें, अकाउंटिंग को सही तरीके से जो उसको करने का तरीका होता है उस तरीके से करते रहें। इस वजह से ये चैप्टर बन गया कि अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो हमें और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत होती है। तो एक एक करके ट्राई करते हैं कि किस किस पहलुओं पे हम नजर डालने वाले हैं इस वाले चैप्टर के अंदर, कि किन किन चीजों पे इफेक्ट पड़ता होगा और जो चीजें अफेक्टेड होती हैं इसकी वजह से, उन अफेक्टेड चीजों को किस तरीके से रीअरेंज किया जाएगा, किस तरीके से सेटलमेंट्स किए जाएंगे, किस तरीके से किसी भी पार्टनर को रेशियो बदलने की वजह से प्रॉब्लम ना हो, ये कैसे होगा, वो एक एक पॉइंट पे नजर डालते हुए चलेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट से।
चेंज इन पीएसआर के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब जब भी रेशियो बदलते हैं, जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, एक को 15,000 मिलते थे अगर ओल्ड में देखा जाए, पुराने समय में देखा जाए, बी को 10,000 और सी को 5,000 रुपीज मिलते थे। अगर हम न्यू के अकॉर्डिंग देखें तो फ्यूचर में पार्टनर सेम रहेंगे ए, बी और सी, लेकिन इनका रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 10,000, 10,000 और 10,000। मतलब जो प्रॉफिट पहले 15,000, 10,000 और 5,000 मिलता था, 15, 10, 5,000 मिलता था, अब वो 10,000, 10,000, 10,000 मिलने लगेगा। तो बेटा हम क्या ये चेक कर सकते हैं कि इस तारीख, जिस डेट पे हमने ये पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया, इस डेट को यहां से हम ये खड़े होकर चेक कर सकते हैं कि क्या पिछले साल को बेस माना जाए, पिछले साल के बेसिस पे अगर देखा जाए तो फ्यूचर में किसी पार्टनर को प्रॉफिट होने लगा है एक्स्ट्रा और किसी पार्टनर को अब नुकसान होने लगा है। नुकसान होने का मतलब ये नहीं कि सच में लॉस हो रहा है, नहीं, मतलब पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो उसके शेयर में या तो इंक्रीमेंट हो गया होगा या उसका शेयर फ्यूचर में अब डिक्रीज हो गया होगा। चेक कर सकते हो बेटा। ए को 15,000 रुपए मिलते थे और ए को कितने रुपए मिलने लगेंगे 10,000। आप मुझे बताओ अगर चेक किया जाए तो ए अपने 5,000 रुपए अब क्या करने वाला है, सैक्रिफाइस करने वाला है। मतलब अब पहले ओल्ड में मिलते थे 15,000, अब फ्यूचर में मिलने लगेंगे 10,000, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस 5,000 आया, उसका मतलब हो गया कि एक पार्टनर अब क्या कर गया है, यहां पे सैक्रिफाइस कर गया है, क्योंकि उसने अपना शेयर छोड़ दिया। आपस में एग्रीमेंट होगा बेटा ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना शेयर क्यों छोड़ेगा, छोड़ रहा है, इसका मतलब उसके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है। पहले उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता था लेकिन फ्यूचर में अब उसे उतना नहीं मिला करेगा, अब वो 5,000 रुपए कम हो जाएंगे। और बेटा समझने वाली बात तो ये कि अगर इसके पास से कोई शेयर ये छोड़ देगा तो जरूर उस शेयर को कोई ना कोई पार्टनर लपक लेगा। अगर दो ही पार्टनर होते तो दूसरा उसको ले लेता, दो इसके बाद भी अगर दो पार्टनर बच रहे तो क्या पता दोनों ने मिलकर लिया हो, या ऐसा हो सकता है दोनों में से किसी एक पार्टनर ने ही उस शेयर को लिया हो। जैसे बी को पहले 10,000 मिलते थे, बी को बाद में भी 10,000 मिलेंगे, मतलब बी को ना तो कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ना ही कुछ गेन करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बेटा सी की बात की जाए तो सी को पहले 5,000 मिलते थे, अब फ्यूचर में उसको 10,000 रुपीज मिलने लगेंगे, उसका शेयर इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने का मतलब हो गया कि वो 5,000 रुपीज से क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। तो पिछले साल को बेस मान के, मतलब पुराने ईयर को, पुराने रेशियो को बेस मान के जब आप न्यू रेशियो को कंपेयर करते हो तो आप समझ पाते हो कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गेन और सैक्रिफाइस चेक करना है तो ओल्ड में से माइनस करके देखना न्यू। अगर किसी का ओल्ड में से न्यू माइनस करने के बाद प्लस में आंसर आ रहा है तो मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और अगर किसी का ओल्ड में से न्यू माइनस करने के बाद आंसर नेगेटिव चला जा रहा है, मतलब न्यू रेशियो किसी का बढ़ रहा है, ओल्ड रेशियो कम था, न्यू रेशियो ज्यादा है, कम में से ज्यादा घटाओगे तो आंसर माइनस में ही आना है, और माइनस में आ रहा है मतलब वो गेन कर रहा होगा। तो एक तरीके से हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिला सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, सैक्रिफाइसिंग बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर भैया हमें गेनिंग रेशियो अलग से, मतलब स्पेशली गेनिंग रेशियो ही पूछ लिया जाए तो अपोजिट कर देना बेटा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो निकालने का तरीका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये कैसे हुआ बेटा, तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि पहले ए बी सी तीन पार्टनर थे, हाइपोथेटिकल फिगर है, उनको प्रॉफिट मिलता था, अगर 30,000 का प्रॉफिट होता है, 30,000 के प्रॉफिट में से 15,000, 10,000, 5,000 रुपीज लेते थे। न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग 10,000, 10,000, 10,000 लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला तो 5,000 रुपए निकल कर आया। मतलब ए ने 5,000 रुपीज छोड़ दिए हैं, कम हो रहा है उसका शेयर, मतलब वो छोड़ रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और सी जो लास्ट वाला पार्टनर था उसका शेयर बढ़ रहा है, वो गेन कर रहा है, और बी का ना शेयर बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जब भी हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर किया जाएगा तो हमारे पास या तो सैक्रिफाइस निकल कर आएगा या फिर गेन निकल कर आएगा। सैक्रिफाइस आएगा जब ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा, न्यू रेशियो कम होगा, तो इसका मतलब उसका पहले के मुकाबले आगे कम हो गया है, वो छोड़ दिया है उसने अपना शेयर। और जिसका पुराना शेयर कम हुआ करेगा और न्यू शेयर ज्यादा हुआ करेगा, उस सिचुएशन को हम बोल दिया करेंगे गेनिंग। मतलब पिछले साल के पिछली प्रॉफिट के मुकाबले अब वो ज्यादा लेने लगा है, अब उसको गेन होने लगा है, वो गेन कर गया है कुछ शेयर किसी एक पार्टनर का। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर हम करें तो यही ए बी सी तीन पार्टनर थे, अगर उनका ओल्ड रेशियो बात करें तो 3:2:1 था। अगर हम उनके न्यू रेशियो की बात करें तो फ्यूचर में उनका रेशियो डिसाइड हो गया है 1:1:1। आपसे पूछा जाए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो फाइंड करो तो आप कहोगे ओल्ड माइनस न्यू कर दो।
ओल्ड का मतलब बेटा ओल्ड रेशियो, न्यू का मतलब ओल्ड, न्यू का मतलब न्यू रेशियो। और आंसर आपसे क्या पूछा है, गेन या फिर सैक्रिफाइस कैलकुलेट करो। तो हमने कहा बेटा ए, बी और सी लिखना। ओल्ड रेशियो 3:2:1 मतलब 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो मतलब 1/3, 1/3, 1/3। तो ओल्ड रेशियो बोले तो 3:2:1, न्यू रेशियो बोले तो 1:1:1। अब बेटा डिनोमिनेटर सेम करने, एलसीएम लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे 3 है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 और 6 हो जाएगा। बेटा क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पे 6 है तो एलसीएम ले लो, या फिर ये दोनों डिनोमिनेटर बराबर कर दो, तो यहाँ 3 की 2 में मल्टीप्लाई करके 6 हो सकता है। तो जितने से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे उतने से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हर जगह बेटा 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जहाँ पे 6 करना है हमें। तो यहाँ पे देखा जाए तो बेटा 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1/6 प्लस में आ रहा है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब पहले इसका रेशियो ज्यादा हुआ करता था, फ्यूचर में इसको 1/6 रेशियो सेक्रीफाइस करना पड़ गया। अगर यहाँ पे देखें तो 2/6 माइनस 2/6, इसको कोई भी रेशियो सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो 1 में से 2 घटाओगे तो -1 आएगा, -1/6 मतलब नेगेटिव, मतलब फ्यूचर का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है तो मतलब ये गेन कर रहा है। तो बेटा हमारा न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो को आपस में कंपेयर करके जो आंसर निकलता है गेनिंग सैक्रिफाइस, इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है। तो बेटा आप हमारी वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको ये बात समझ में आई, हमको पता चले और हमें लगे कि आपने हमें प्रोत्साहन दिया है, आपने हमें ये इंडिकेशन दिया है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। शेयर करते रहें बेटा।